यूट्यूब चैनल पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। बंधुओं, अभी इस चैनल पर कई तरह के विषय आपको देखने सुनने के लिए मिल रहे हैं। ज्योतिष वास्तु पर स्वतंत्र व्याख्यान माला के अतिरिक्त मग संदेश नाम का भी एक प्लेलिस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत शाकद्वीपीय ब्राह्मणों से संबंधित कुछ झांकियाँ, कुछ दृश्य, कुछ व्याख्यान, कुछ संदेश, कुछ निर्देश आपको मिल रहे हैं। स्वरचित कहानियों का भी एक सिलसिला पिछले दिनों यहाँ प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत मगही की एक कहानी के अतिरिक्त हिंदी की भी 2 कहानियाँ आपने सुनी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई कहानी आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है काल चक्र। तो आइए सुनिए कहानी काल चक्र। काल का चक्र निरंतर घूमते रहता है, आप सभी जानते हैं। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का विचार किए बगैर यह काल का पहिया हमेशा घूमते रहता है। इस छोटी सी कहानी में एक जिए हुए यथार्थ, एक भोगे हुए यथार्थ का मैंने चित्रण करने का प्रयास किया है। इसे ही इस कथा के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो आइए सुनिए कहानी काल चक्र। प्रसंगवश यहाँ मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये कहानी कई दशकों पहले लिखी गई थी और आकाशवाणी पटना से प्रसारित भी हुई थी। बाद में इस कहानी को हमारी चुनिंदी कहानियों का संग्रह शंख की चूड़ी में फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अभिन्न संस्थान लोकनाथ प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित भी किया गया था। शंख की चूड़ी इस कहानी संग्रह में हमारी 9 कहानियों का संग्रह है। इसके अलावे 5-6 विविध विषयक लेखों का भी संग्रह है। इसके पहले अधिक्षिका कहानी जो आपने सुनी थी वो भी इस कहानी संग्रह का ही अंश है। अब आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं कहानी काल चक्र। काल चक्र मंथर गति से घूमने वाले काल का पहिया कुछ तेजी से घूमकर अचानक थम सा गया।
थम ही तो गया। चमचमाते स्टेनलेस परिवार के लिए एल्युमिनियम भी महंगा पड़ने लगा। पूर्व वैभव की चमक में आंखें चौंधिया सी गई थी, जिस कारण दैव ने झपट्टा मारकर सब कुछ छीन लिया। सर्वस्व स्वाहा हो गया। कुछ गया अदालती भैंसों के पागुर में, कुछ गया कानून के मर्यादा पुरुषों के खाकी खलीतों में, कुछ गया दादाजी की जीर्ण हो आई पगड़ी की रक्षा में, कुछ गया पिताजी के सड़े गुर्दे के इलाज में। 16 वर्षों की कमाई, स्नातकोत्तर पाधी का बोझ थामे भैया के पैर में छाले पड़ गए नौकरी की तलाश में, जो अब डिग्री प्राप्ति का देवासुर संग्राम विजय करके मुचकुंद की तरह ससुराल गुहा में सोने चले गए हैं। विचारों को एक झटका सा लगा। विचारों को एक झटका सा लगा। सामने आदेशपाल नजर आया। उसे देखते ही मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो आया। अपनी उपस्थिति, अपने वजूद का भान हो गया। मेरे कुछ पूछने के पहले ही वह स्वयं पूछ बैठा। मेरे कुछ पूछने के पहले ही वह स्वयं पूछ बैठा, क्या चाहते हो? हो है नहीं, किंतु हो और हैं के शाब्दिक प्रयोग के विश्लेषण का यह समय स्वयं में ही अनुचित लगा। साहब मेरे भाई हैं, उनसे मिलना चाहता हूं। अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया। साहब भाई हैं? आदेशपाल की सिकुड़ती फैलती आंखें मेरे कथन की खिल्ली उड़ा रही थी। उसके द्वारा उच्चरित शब्द भाई इतना लंबा खींचा कि उस शब्द के ही अस्तित्वहीन होने की आशंका व्याप गई। साहब भाई हैं? ऐसा लगा मानो साहब मेरे तो क्या, किसी के भी भाई हो ही नहीं सकते। तलवार कट मूंछों को चुटकी से उमेटता हुआ रुखाई पूर्वक बोला, यहां तो हर रोज बीसियों भाई भतीजे आते रहते हैं। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि यह अपर सचिव का कार्यालय है, जिसकी कुर्सी पर एक ऐसा अफसर बैठा है जिसे भाई भतीजावाद से सख्त नफरत है? मालूम है मेरे भाई, सब कुछ मालूम है। सिर्फ यही नहीं मालूम है कि भाई को भाई कहना गुनाह क्यों है। उसके चेहरे को गौर से देखते हुए मैंने कहा, और फिर सोचने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। रूखे प्रश्न का रूखा जवाब शायद और भी रूखापन पैदा कर जाए और कुछ कहा सुनी की नौबत आ जाए, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भीतर से आई घंटी की आवाज पर वह आदेशपाल अंदर खींचा चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे का पर्दा उठा, गिरा,
फिर उठा। साहब फुर्सत में हैं, मिल सकते हो, कहते हुए चपरासी संचिकाएं थामे बगल के कक्ष में समा गया। कुर्ते के आस्तीन से ललाट का पसीना पोंछकर पांवों को घसीटता हुआ डगमग चाल से आगे बढ़ा, पर्दा उठाया, अंदर दाखिल हुआ। घबराहट में ऐसा लग रहा था मानो रोमकूपों में ओस वृष्टि हो रही हो। अरे तुम यहां, घर क्यों नहीं चले गए? चरण स्पर्श के उत्तर में गंभीर मुस्कान सहित साहब बोले, काम कार्यालय का है, फिर घर पर? आपके कार्यालय में चपरासी का एक पद रिक्त है, इसके लिए मैं भी एक उम्मीदवार हूं। दबे कंठ से निकले कांपते स्वर साहब को चौंका दिया। तुम मेरे कार्यालय में चपरासीगिरी करोगे? तुम्हारी योग्यता? कातर नत निगाहें पल भर के लिए ऊपर उठी, रूखे होठ थर्राए। ढहती इमारत की कहानी कहने को फटे कुर्ते की खुली खिड़की से झांकता डफली सा उदर, कटोरा सा कपोल कह गया, योग्यता कितनी है? झुकी कमर पर टिका हाथ का अंगूठा योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा था। उधर साहब ने अपने अतीत में झांका। यादों का चक्र घनघना कर घूम पड़ा। अनेक चित्र साकार हो उठे साहब के आंखों के सामने। 7 पैबंद का झोला लिए एक बालक का बिंब उभरा, जो एक भव्य भवन के स्तंभ के सहारे खड़ा था, जिसकी कातर आंखों में बड़ी सी चाहत भरी थी तथा झांक रही थी याचना। उसी समय वहां प्रकट हुई एक कर्कशा और उसके साथ ही उसकी बुढ़िया सास। जब देखो चले आते हैं झोला लटकाए, लगता है जैसे कमा करके रख गए हो इनके बाप दादा। कर्कशा का स्वर था। साहब की आंखों में बिंब जारी था। ये चंचला लक्ष्मी पर घमंड नहीं करना चाहिए बहू। वह भीख मांगने नहीं आया है। उधार के नाम पर जितना वह ले जाता है तुमसे मांग कर, उतना तो तुम्हारे यहां चूहे खा जाते हैं। ऐसा कहते हुए चूहे की बीटों से भरा चावल उसने स्वयं ही लाकर के उधेल दिया था उस बालक के भूखे थैले में। साहब को फिर याद आया अपना वह बाल रूप। टूटी खचिया में गली कूचे का कूड़ा करकट बीनते हुए, और दूसरे ही क्षण वह
फूस के छप्पर तले कच्ची मिट्टी की दीवार पर गोबर से के उपले थपकाता हुआ भी दिखाई पड़ा। कालचक्र कालचक्र थोड़ा और घूमा। गोबर बीनने वाला बालक किशोर हो गया। स्कॉलरशिप की बैसाखी टेकते लोअर, अपर, मिडिल और फिर हाई स्कूल की चौखट भी लांघ गया इसी बैसाखी के सहारे, और उसे विद्यालय की उच्चतम उपाधि तक पहुंचा दिया। दृढ़ निश्चय के गुलेल से मात खाकर सेवा आयोग की गगन बिहारी चिड़िया पैरों के समीप लौटने लगी, और साथ ही ईर्षा के साथ नाक भी सिकोड़े सगे संबंधी भी अपना रंग दिखाने लगे। चावल की चूनी पर पले बढ़े बालक को, जो अब किशोर ही नहीं युवा हो चुका था, उसे ही श्यामजीरा परोसती प्रौढ़ा चाची कहती न आघा रही थी, समय है बबुआ, समय है। घर में नहीं था, तुम्हारे लिए ही पड़ोस से उगाह लाई हूं समजीरा चावल। मानस पटल पर अतीत की ये झांकियां चल रही थी। अतीत के इस प्रत्यालोकन में अपर सचिव की गद्दीदार कुर्सी उन्हें चुभती हुई लगने लगी। निगाहें थोड़ी बेचैनी से अपने ही कक्ष में भटकने लगी, और फिर सटाक से खोला टेबल की दराज, निकाला चेकबुक, खटाक से उसमें कुछ संख्याएं भरी और सड़ाक से चेक काट कर आगे बढ़ा दिया मेरी ओर। यह लो मेरे भाई, एक क्षुद्र उपहार। गांव जाकर कुछ रोजगार शुरू कर दो इससे। 2 टके की चपरासीगिरी से परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाओगे? साहब का मन, साहब का दिल रुआंसा हो गया था। कांपते हाथों को आगे बढ़ाकर मैंने चेक उनके हाथ से ले लिया। दोनों हाथों से चेक थामकर लीलार में लगाया, और फिर सामने रखकर कातर निगाहों से उस पर भरी गई संख्याओं पर नजरें फिसलने लगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आंखें चौंधिया गई मेरी, आंखें चौंधिया गई मेरी। इतनी बड़ी रकम, बाप रे बाप रे,
इतना तो सोचते क्या हो मेरे भाई। साहब ने कहा, मेरी पीठ थपथपाते हुए, सोचो मत, प्रसन्नता पूर्वक घर जाओ। तुम्हारे परिवार का भारी एहसान है मुझ पर। चावल की कन्नी देकर तुम्हारी मां ने मेरा जो उपकार किया है, जीते जी सोने की गिन्नी देकर भी उसका बदला मैं नहीं चुका सकता। साहब की आंखें डबडबाई थी। बातें कुछ और होती आगे, किंतु तलवार कट मूछ वाला चपरासी फिर सामने आ गया था। उफ, समय कैसी है, कैसी है तेरी महिमा। कालचक्र घरघराता हुआ नजर आया। उफ, क्षण भंगुर क्षण, क्षण भंगुर क्षण। द्रुत परिवर्तनशील विधाता का सुंदर खिलौना, उनकी सृष्टि, परंतु कितना नासवान। प्रतिक्षण प्रतिक्षण नष्ट विनष्ट होता जा रहा है। करतार की मुट्ठी का रेत क्षण क्षण झड़ता जा रहा है। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सृष्टि सनातन है, पुरातन है। क्षण क्षण अक्षण, फिर भी रिस रहा है करतार की मुट्ठी का रेत, रिसता जा रहा है क्षण क्षण प्रतिक्षण। हरि ओम।